हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब क्लास 10th का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम जानेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हम इस सेक्शन में जानेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की। क्योंकि देखिए, जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं, दे आर ईदर कार्बन और इट्स कंपाउंड। ज़्यादातर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो या तो कार्बन होते हैं या तो उसके, तो दे आर इधर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में। जब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं तो यानी कि कंबशन हो रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं या तो वो कार्बन है या तो उसके कंपाउंड्स है। तो चलिए, सबसे पहले अब जब फ्यूल की बात हुई तो कंबशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पहला जो रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, जो पहला रिएक्शन हम बात करने वाले हैं वो है कंबशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कंबशन क्या होता है। सो पहला पॉइंट है कंबशन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन अपने हर एलोट्रोपिक फॉर्म में बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन अपने सभी एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट और लाइट भी देता है। तो याद रखिए, हीट और लाइट भी देता है। ठीक है, तो हीट और लाइट भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो कार्बन जलता है ऑक्सीजन में और हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड करते हैं, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। वो बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज़ करते हैं जलने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं हीट और लाइट जलने पर। ठीक है, दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था। C+O2 CO2, तो क्या दे रहा है, SO2 CO2 + H2O हीट 2, तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट दे रहा है। तो सभी रिएक्शन में आप देख रहे हैं हीट और लाइट निकल रहा है। ठीक, ये आपने समझ लिया भाई कि कार्बन का तो हीट और लाइट। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है। नहीं कुछ करना हो सकता है घर पर, कोई भी करनी नहीं है, एकदम सिंपल एक्टिविटी हो तो वो भले आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर एक समझने की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये आ रही है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोक्लोरीन फ्लेम, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो कैसी फ्लेम देंगे, उनकी फ्लेम कैसी होगी। ठीक है, उनकी फ्लेम कैसे होगी, फ्लेम होगी। ठीक, विल गिव अ येलो फ्लेम। जितने भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या देंगे, येलो फ्लेम देंगे। ठीक है, येलो फ्लेम देंगे विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन के और लॉट्स ऑफ उसमें क्या निकलेंगी, स्मोक निकलेगी। तो उसमें लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक निकलेगी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें क्लीन फ्लेम होगी। ठीक है, द रिजल्ट, दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट। ये रिजल्ट करता है एक सूटी डिपॉजिट में, रिजल्ट करता है ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4. सूटी डिपॉजिट मिलता है किसकी वजह से, क्योंकि जब सूट निकलता है उसमें से, तो सूटी डिपॉजिट्स मिलते हैं उस केस में। ठीक है, हाउएवर लिमिटिंग, अगर मान लीजिए एयर लिमिटेड ऑफ एयर, तो उससे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उससे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका भी, तो उसमें भी हमें सूटी फ्लेम मिलती है। तो सूटी फ्लेम मिलने के दो सकते हैं, पहला एक तो अगर ऑक्सीजन की कमी होता है ये, और दूसरा है कि जो सैचुरेटेड कार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स उनमें ऑक्सीजन की कमी हो।
दूसरा, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हो, उनको जलाने पर येलो फ्लेम मिलती है, वहाँ पे सूट मिलती है। और लेकिन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका अगर इनका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, ठीक है, तो ये सूटी फ्लेम देते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में सूटी फ्लेम होने का एक कारण है, वो है इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो जो भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो भी सूटी फ्लेम देंगे। द गैस कैरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज़ इनलेट फॉर एयर। जो भी गैस या कैरोसिन स्टोव हम यूज़ करते हैं, सब में एयर के लिए इनलेट बना होता है। सो दैट सफिशेंटली ऑक्सीजन रिच, ताकि एक सफिशेंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर बने और जले, और एक क्लीन कोई चीज़ जल रहा है उसमें ब्लू फ्लेम बन रही है, इसका मतलब वो क्लीन है, साफ सुथरा, एकदम क्लियर कट तरीके से वो चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो एयर का मिक्सचर होना चाहिए, ऑक्सीजन का मिक्सचर होना चाहिए फ्यूल के साथ, तभी वो क्लीन फ्लेम देता है। क्लीन फ्लेम कैसी होती है? जो क्लीन फ्लेम होती है वो होती है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है वो क्लीन होती है, ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक एंड, अगर बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स वो काले हो रहे हैं, अगर जो बर्तन है खाने पकाने वाले वो काले हो रहे हैं, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एयर होल्स ब्लॉक्ड हो रहे हैं एंड द फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, और जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि अगर फ्यूल वेस्ट हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, फ्यूल ठीक से नहीं जल रहा है, तभी जो होता है बर्तन काले होते हैं। तो बर्तन काले होने का सबसे बड़ा कारण है इनकम्प्लीट कंबस्शन होना, प्रॉपर एयर की सप्लाई ना होना, प्रॉपर फ्यूल का ना जलना। फ्यूल का अगर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है तो ही बर्तन काले होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई भाई, जो खाना बनाते हैं बर्तन कई बार काले होते हैं गैस पे, वो क्यों होते हैं? कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होती उसमें, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अब बोल रहा है फ्यूल, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। जो कोल और पेट्रोलियम होता है, फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन और सल्फर होता है उनमें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नाइट्रोजन और सल्फर होता है। देयर कंबस्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ऐसी चीज़ों का जब कंबस्शन होता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। तो वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं, ठीक है। विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। आपने एक और चीज़ का ध्यान दिया कि इनकम्प्लीट कंबशन अगर फ्यूल का हो रहा है, अगर मान लीजिए कि सल्फर या नाइट्रोजन की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इन लोगों का, तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्साइड्स बनेंगे। अगर मान लीजिए सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है फ्यूल में, तो अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एक तरह से इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन करेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन भी यहाँ पर अब हो रहा है, किसकी वजह से? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि फ्यूल्स जैसे कि कोल पेट्रोलियम हो गए, इनका अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम में क्या होता है, याद रखना, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर इसमें होता ही है, ठीक है। तो इनके कंबशन से फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होता है, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो ये, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम। कोई चीज़ फ्लेम बनाता है और कोई चीज़ फ्लेम क्यों नहीं बनाता, ये समझने की बात है। कोई भी सब्सटेंस मतलब फ्लेम बना रहा है या कोई भी सब्सटेंस फ्लेम नहीं बना रहा है, ये समझना है यहाँ पर। अब तो ये समझिए कि क्या आपने ऑब्जर्व किया है, चाहे कोल या वुड फायर। अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम इसको देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जब वो दोनों जलना शुरू होते हैं क्या होता है, जब वो जलना शुरू होते हैं। और आपने कैंडल और एलपीजी भी जलते हुए देखा है, कैसे उनकी फ्लेम होती है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कोल या चारकोल में
कोई जो अंगीठी में जल रहे होते हैं, तो वो कैसा जलता है, जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। देखिए वो जलता है, उसमें फ्लेम नहीं होती लेकिन। तो दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। ध्यान रखिएगा, फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है। तो याद कर लीजिए कि दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न्स। जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है तो ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है। व्हेन वुड एंड चारकोल इज ignited, the volatile substance present vaporizes and burn with a flame in the beginning। शुरू में तो जलता है लेकिन बाद में वो नहीं होता है। तो वुड और चारकोल के केस में क्या होता है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो थोड़ी देर वेपराइज होकर शुरू में तो जलता है फ्लेम के रूप में, फिर बाद में वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे फ्लेम बनेगी इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई गैसियस सब्सटेंस जल रहा है। तो हमें ये समझना है कि जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है, वेन एवर there is a burning of any gaseous substance, only then we'll see the flame. And a luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and start to glow। तो luminous flame कब दिखती है, जब atoms of gaseous substance को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और start to glow करते हैं। जब वो ग्लो करना शुरू करता है तो इसका मतलब वहाँ पे हीट करेंगे तो ग्लो करेगा और फ्लेम भी बनेगी। The color produced by each element is a characteristic property of that element। हर एलिमेंट देखिए जो भी कलर प्रोड्यूस करता है वो उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। Try and heat a copper wire in the flame of a gas stove and observe its color। ये करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये करना नहीं है खैर आपको। You have seen that incomplete combustion gives soot with its which is carbon। तो आपने एक और चीज़ नोटिस की, जैसे मान लीजिए कभी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जब कभी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो हमें वहाँ पे सूट दिखता है, मतलब एक काला काला सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई देता है। तो वो सूट दिखता है, एक काला काला सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि क्या है, विच इज़ कार्बन। तो सूट के रूप में क्या मिल रहा है वहाँ पे, वो कार्बन मिल रहा है। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट टू येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए जब कंप्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम ब्लू कलर की होती है, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ही वहाँ पे एक येलो कलर की फ्लेम होती है या सूट बनता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रखने वाली ये है कि जब गैसियस सब्सटेंस जलता है तो अच्छी सी फ्लेम बनती है, और फ्लेम नहीं बनती है इसका मतलब वहाँ पे गैसियस सब्सटेंस नहीं हो रहा है या नहीं है। तो फ्लेम वही बनती है जब कभी गैसियस सब्सटेंस जल रहा होता है, तभी वो फ्लेम बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना कि कोई चीज़ फ्लेम के साथ जलती है तो क्यों जलती, कोई चीज़ फ्लेम के साथ नहीं जलती है तो क्यों नहीं जलती। कोई चीज़ फ्लेम के साथ नहीं जल रही इसका मतलब वहाँ पे गैसियस सब्सटेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने ये कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं क्लास 10th का अपना, और इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो सकते हैं उसको करिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे और फिर ऑक्सीडेशन को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम शुरू करेंगे कहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, कुछ बच्चों की शिकायत थी वही बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एकदम कम कर दिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, पूरा रीड करिए, पूरा समझिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, पूरा नोट्स बनाइए, जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है पूछिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते रहिए, डेली लिखने की आदत डालिए, रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए कॉपी में, कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ समझिए। लिखने का मतलब ये नहीं कि बस छाप दिया एक देर से उतार के दूसरे के आपने छाप दिया पूरा। लिखने का मतलब ये है कि पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है, जो नहीं समझ में आए फिर पूछना भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू।